रगतपुर नाम का गांव था, जहां पर विशाल नाम का आदमी अपनी पत्नी सुरेखा के साथ रहता था। विशाल गांव में घूम घूम कर रसोई के सामान को बेचा करता था, मगर धीरे धीरे उसका धंधा मंदी में जाता जा रहा था और उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि कोई उससे बर्तन खरीद क्यों नहीं रहा है। एक दिन वो घर में अपनी पत्नी सुरेखा से बात करता है। भाग्यवान, किसी कारण से गांव में कोई भी मुझसे बर्तन नहीं खरीद रहा है। मैं भी यही सब सोचती रहती हूँ पतिदेव। आज जब मैं बाजार गई थी तब मैंने देखा कि जमींदारनी ने गांव में नई दुकान खोली है, जिसमें शहर से लाए हुए प्लास्टिक के बर्तन भी मिलते हैं। सच में ये जमींदारनी तो गांव के हर धंधे में उतर रही है। इतनी जमीनें होने के बावजूद भी बर्तन की दुकान डालने की उन्हें क्या जरूरत थी। अब हम क्या करेंगे भाग्यवान? एक काम कीजिए, सारे बर्तन जमा करके जमींदारनी को ही बेच दीजिए। उनसे जो पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ और व्यापार शुरू कर लेंगे। बात तो तुम सही कह रही हो भाग्यवान। चलो मैं जमींदारनी से बात करके देखता हूँ। विशाल जमींदारनी के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पहले से ही कुछ लोग खड़े हैं, हाथ में कुछ कागज लेकर, जिनमें से एक प्रधान भी है। प्रधान जी। हाँ बेटा, ये आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं प्रधान जी? यहाँ हम अपने घर के कागज लेकर आए हैं। जमींदारनी कुछ नया लेकर आई है गांव में। उसी वक्त जमींदारनी उन लोगों से कहने लगती है, प्रधान जी और वो लोग जो यहाँ खड़े हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि मुझे शहर में एक बिजनेस मिला है, जिसमें अगर आप लोग अपनी जमीन के कागज मुझे देंगे तो केवल 40 दिन में मैं आपको आपके घर की दुगनी कीमत दूंगी। और घर भी आप जैसे कि देख सकते हैं, खुद प्रधान जी मुझ पर भरोसा करके अपनी जमीन के कागज मुझे सौंप रहे हैं। तो ये मेरी विनती है कि आप लोग भी मुझ पर भरोसा करें और अपने घर के कागज देकर दुगनी कीमत पाएं। प्रधान अपने घर के कागज सबके सामने जमींदारनी के हाथों में सौंप देता है और लोगों से कहता है, मैं तुम्हारा प्रधान हूँ, मुझे जमींदारनी पर पूरा विश्वास है। ये देखो, मैं अपनी जमीन के कागजात जमींदारनी को दे रहा हूँ। प्रधान को ऐसा करता हुआ देख पूरा गांव भी जमींदारनी को अपने अपने घर के कागज देने लगते हैं। विशाल अपने घर जाकर अपनी पत्नी को भी सब बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, अगर ऐसा है तो हम तो बड़े ही जल्दी माला माल हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, जाओ घर के कागज ले आओ, मैं जाकर जमींदारनी को दे आता हूँ। हाँ अभी लाई। सुरेखा जमीन के कागज विशाल को दे देती है। विशाल जमींदारनी के पास जाकर अपने घर के कागज को सौंप देता है। सिर्फ विशाल ही नहीं, गांव के सभी लोग अपने घर के कागज लाकर जमींदारनी को दे देते हैं। असल में ये सिर्फ जमींदारनी की चाल थी, उनसे उनका घर छीनने की, और इसमें खुद प्रधान भी मिले हुए थे। प्रधान और जमींदारनी गांव वालों के जाने के बाद एक दूसरे से कहते हैं, वाह प्रधान जी, लालच ने तो आपके अंदर का कलाकार जगा दिया। कलाकार तो हम पहले से ही हैं जमींदारनी, समझौता याद है ना? बिल्कुल याद है प्रधान जी, आप निश्चिंत रहिए। आज ही जाकर सारे गांव वालों के घर अपने नाम करवा लूंगी और आपको आपका हिस्सा भी मिल जाएगा। जमींदारनी गांव के सारे लोगों के घर अपने और प्रधान के नाम करवा लेती है। 40 दिन बीत जाते हैं और प्रधान गांव वालों की बैठक बुलाता है, जिसमें जमींदारनी भी प्रधान के साथ खड़ी होती है। गांव वालों, अपने घर खाली कर दो, वो भी जल्दी। क्या प्रधान जी, हम कुछ समझे नहीं। प्रधान जी, ये आप क्या कह रहे हैं? अरे तुम लोगों ने ही तो अपने अपने घर हमें दिए थे। मगर वगर कुछ नहीं, गांव वालों अपने अपने घर खाली कर दो। ये तो अवैध कब्जा है प्रधान जी। वो कैसे? तुम लोगों ने ही तो घर के कागज हम लोगों को लाकर दिए थे, हमने जबरदस्ती थोड़ी ना की थी। अपने अपने घर खाली कर दो या फिर घर के भाड़े देना शुरू करो। गांव वाले सब अपने घर में जो कुछ था वो सारी चीजें बेचकर जमींदारनी और प्रधान को पैसे देकर भाड़े पर रहने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर विशाल अपने घर जाकर अपनी पत्नी सुरेखा को सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी उससे कहती है, क्या पतिदेव, अब हम क्या करेंगे? एक ये घर ही तो था जो हमारे पास था, बाकी इन बर्तनों का हम क्या करेंगे? बर्तन में भी अब सिर्फ
कढ़ाई और चम्मच ही बाकी है। भाग्यवान, प्रधान और जमींदारनी ने मिलकर अच्छा हमें लूट लिया। अब हमें अपने ही घर में रहने के लिए भी भाड़ा देना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम? हमारे पास तो अब खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं हैं और हमारे जैसे गांव में कई लोग हैं जिनके धंधे जमींदारनी पहले ही बंद करवा चुकी है। चिंता मत करो, जितनी कढ़ाई मेरे पास बची है ना, मैं उन्हें आज जाकर बेचना शुरू करता हूँ। जितने भी पैसे मिलेंगे उससे हम कुछ न कुछ देख लेंगे। विशाल कढ़ाई और चम्मच को गांव-गांव में बेचने लगता है, मगर कोई भी उससे कढ़ाई या चम्मच नहीं खरीदता। वो उदास हो जाता है और घर वापस लौटने लगता है। तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है जो विशाल को देखकर कहती है, बेटा, थोड़े गुमसुम और निराश लग रहे हो। चिंता तुम्हारे माथे पर है। बताओ बेटा, क्या दिक्कत है? मेरी सुख शांति चली गई है, अब मैं क्या करूं? विशाल उस बूढ़ी औरत को सारी बातें बताता है और वो बूढ़ी औरत विशाल को अपने झोले में से एक कपड़ा निकाल कर देती है और कहती है, ये लो बेटा, ये लाल कपड़ा पकड़ो। इस कपड़े का अपना एक वजूद है। इसे अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना और गांव वालों की मदद करना। इसे अपनी कढ़ाई पर जब तुम रखोगे और निकालोगे तो ये तुम्हें कढ़ाई पर घर बना कर देगा। जी माताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल कढ़ाई और बुढ़िया औरत का दिया लाल कपड़ा वापस घर ले आता है और अपनी पत्नी को सब बताता है। अगर उस औरत की बात सच है तो हमें एक बार ये करके देखना चाहिए। तुम सही कह रही हो। विशाल और सुरेखा कढ़ाई लेकर घर के बाहर आते हैं। विशाल वो लाल कपड़ा कढ़ाई के ऊपर रखता है और वो लाल कपड़ा चमकने लगता है। जैसे ही विशाल लाल कपड़ा हटाता है, वैसे ही जादू से वहाँ कढ़ाई के अंदर घर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सच में काम कर रहा है। ये तो सच में कढ़ाई में घर आ गया। भाग्यवान, अब हम पूरे गांव की मदद कर सकते हैं। हाँ, सही कहा। अब हमें अपने घर का किराया भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम इस कढ़ाई के घर में रहेंगे। विशाल गांव वालों को बुलाता है और ये सारी बातें उन्हें बताता है। अगर ऐसा है तो कृपया करके हमारी मदद करो। हमारे भी घर कढ़ाई पर बनवा दो। बिल्कुल, अब हमें उन दो लालची जमींदारनी और प्रधान की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। विशाल गांव वालों के लिए भी अपनी कढ़ाई लाकर उन पर उस लाल कपड़े से घर बनाकर देने लगता है। धीरे धीरे सब कढ़ाई के घर में रहने लगते हैं। जमींदारनी दूसरी तरफ प्रधान के घर में आती है और उनसे कहती है, प्रधान जी, गांव की बैठक बुलाइए, क्योंकि उनमें से कोई भी मुझे घर पर रहने का किराया नहीं दे रहा है। नहीं मिलेगा किराया। क्यों नहीं देंगे किराया वो लोग? हमारे घर में रहकर हमें ही पैसा नहीं देंगे? किराया तब देंगे ना जब वो लोग घर में रहेंगे। सब लोग कढ़ाई के अंदर रह रहे हैं। क्या? ये कहां से आया? कढ़ाई में घर? ऐसा कैसे हो सकता है? सब उस विशाल के कारण हुआ है। उसके पास एक लाल कपड़ा है जिसे कढ़ाई पर रखने के बाद वो कढ़ाई बड़ी हो जाती है और उसमें घर बन जाता है। फिर तो वो लाल कपड़ा हमारे पास होना चाहिए। क्या कहते हो प्रधान? हाँ हाँ बिल्कुल। चलो, मैंने योजना भी बना ली है। वो कपड़ा पक्का उस विशाल के घर में ही होगा। जैसे ही रात होती है, जमींदारनी और प्रधान विशाल के घर के पास आते हैं। यहाँ तो हर जगह कढ़ाई के घर हैं। यहाँ पर सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं जमींदारनी। तुम्हें पता तो है ना विशाल का घर कहाँ है? हाँ जमींदारनी, यही जो सामने कढ़ाई का घर है उसमें ही है विशाल का घर। जमींदारनी और प्रधान विशाल के घर में घुस जाते हैं। घुसते ही वो देखते हैं कि विशाल और सुरेखा सो रहे थे और दूसरी टेबल पर वो लाल कपड़ा पड़ा हुआ था। जमींदारनी उस कपड़े को उठा लेती है और प्रधान के साथ वहाँ से निकल जाती है। वो दोनों जमींदारनी की बर्तन की दुकान में जाने लगते हैं। बर्तन की दुकान के सामने आते ही जमींदारनी प्रधान से कहती है, यही वो लाल कपड़ा है जिससे विशाल कढ़ाई में घर बनाता होगा। हाँ, यही है जमींदारनी। चलो अपनी दुकान से हम इसका इस्तेमाल करके देखते हैं। फिर इस कढ़ाई घर को शहर में बेचकर खूब पैसे कमाएंगे हम। जमींदारनी अपनी दुकान से कढ़ाई ले लेती है और प्रधान वो लाल कपड़ा
उस कढ़ाई में रख देता है। वो लाल कपड़ा चमकने लगता है और जैसे ही प्रधान वो लाल कपड़ा हटाता है, कढ़ाई पर एक जेल बन जाता है जिसमें प्रधान और जमींदारनी दोनों कैद हो जाते हैं। इस कढ़ाई पर तो घर बन जाना चाहिए था, ये जेल कैसे बन गया और हम इसमें क्या कर रहे हैं? लगता है हम बुरी तरह से फंस गए हैं जमींदारनी। सुबह सारे गांव वाले जमींदारनी और प्रधान को कढ़ाई जेल में पाते हैं। विशाल भी वहीं आ जाता है और उनसे कहता है, और प्रधान जी और जमींदारनी, आप लोगों को लगा कि चोरी करके कढ़ाई घर बना लोगे। विशाल, हमें माफ कर दो। ठीक है, मगर पहले वादा करो कि सबके घर वापस कर दोगे। और प्रधान जी, आप आज से ही प्रधान पद से हट जाइएगा। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि मैं सबके घर वापस कर दूंगी। और मैं भी आज ही प्रधान पद से इस्तीफा दे दूंगा। लाओ, वो कपड़ा वापस करो। विशाल कपड़ा उठाता है। जैसे ही वो कपड़े को अपने हाथ में लेता है, वैसे ही कढ़ाई पहले जैसी हो जाती है और जमींदारनी और प्रधान जेल से बाहर आ जाते हैं और वो सबके घर उन्हें वापस दे देते हैं। शकुंतला उड़ीसा के एक गांव में रहती थी। शकुंतला का पति एक मछुआरा था। शकुंतला जब पेट से थी तो उसका पति एक दिन मछली पकड़ने गया और फिर घर कभी नहीं लौटा। गांव के लोगों ने शकुंतला को आकर खबर दी थी कि उसका पति नदी की बाढ़ में बह गया है। रो रो कर शकुंतला का बुरा हाल हो गया, लेकिन होने वाले बच्चे की उम्मीद ने उसे संभाला। शकुंतला अपने पति की याद में नदी के किनारे ही एक कच्चे घर में रहने लगी। उसका बेटा शिवम अब 12 साल का हो चुका था। माँ, हम गांव से बिल्कुल अलग यहाँ नदी के किनारे क्यों रहते हैं? बेटा, तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं बहुत अकेली रह गई थी। मैंने मकान वगैरह बेचकर उनकी याद में यहाँ रहने का फैसला किया। लेकिन माँ, मैं गांव के बीचों बीच किसी घर में रहना चाहता हूँ ताकि रात में भी अपने दोस्तों को मिलने जा सकूं। बेटा, जब तुम बड़े हो जाओगे तो गांव के बीचों बीच घर खरीद लेना। माँ, आप गांव में कोई अच्छा सा घर क्यों नहीं खरीद लेती? बेटा, मैं तो घर घर जाकर काम करने वाली एक गरीब नौकरानी हूँ। मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, तो क्या मैं कोई काम शुरू कर दूँ? अगर आप और मैं दोनों लोग मिलके कमाएंगे तो हम पैसे इकट्ठे कर पाएंगे। हाँ बेटा, तुम अपने लिए काम ढूंढ सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तुम्हें पढ़ाई और काम साथ साथ करना होगा। छोटे शिवम को जितनी समझ थी उसी हिसाब से उसने काम किया। एक केतली में चाय भर लेता और खेतों में जाकर किसानों को चाय पिलाता। ये लीजिए बिरजू काका चाय, मात्र 10 रुपए की है। लाओ शिवम बेटा, वैसे भी मैं बहुत थक गया था। अच्छा हुआ तुम चाय ले आए। ओ हरिया, बंटू, प्रेमपाल, सोमपाल, तुम भी आ जाओ और चाय पी लो। जब चाय खत्म हो जाती तो शिवम घर वापस जाकर केतली में चाय भर लेता और गांव में वापस लौट जाता। ये देखो माँ, आज मैंने 200 रुपए कमाए हैं। शाबाश बेटा, आज तुमने पूरे दिन मेहनत की है। मैं रामलाल हलवाई के यहाँ से तुम्हारे लिए 2 गुलाब जामुन लेकर आई हूँ। शिवम ने खुश होकर गुलाब जामुन खाए और गहरी नींद में सो गया। गांव में सबसे बड़ा खेत हीरा सिंह का था। हीरा गांव का सबसे अमीर आदमी था। गांव का प्रधान भी उसका कहना मानता था। शिवम एक बार हीरा के खेत में घुस गया और मजदूरों को चाय पिलाने लगा। चाय तो बहुत अच्छी है लल्ला, किसने बनाई है? मेरी माँ ने बनाई है। उसी समय हीरा वहाँ पहुँच गया। ए छोकरे, तू खेत में कैसे घुसा? और मजदूरों, मैं तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेने के नहीं। चलो काम पर लगो। ए छोकरे, तू खेत से बाहर निकल और दोबारा कभी इस खेत में मत घुसना। मेरा खेत धंधा करने की जगह नहीं है। किसका लड़का है तू? मेरी माँ का नाम शकुंतला है। मैं नदी के किनारे रहता हूँ। अच्छा, वो शकुंतला काम वाली। मेरे घर भी उसने कुछ दिन काम किया था, लेकिन मैंने सप्ताह भर के बाद ही उसे नौकरी से निकाल दिया। आटा, चावल, दाल सब गायब करके अपने घर ले जाती थी। उसने अपना ठिकाना भी गांव से अलग हटकर नदी किनारे बनाया है।
ताकि कोई उसके घर न जा पाए और चोरी का माल पकड़ा न जाए। ऐसी बात नहीं है। मेरी माँ ने मेरे पिता की याद में नदी के किनारे रहने का फैसला किया, क्योंकि मेरे पिता नदी में बह गए ना। उसने भी तुम्हें खूब अच्छी पट्टी पढ़ाई है। अगर इतना ही प्यार था पति से तो खुद नदी में क्यों नहीं कूद गई? और तुम ये चाय क्यों बेच रहे हो? क्या वो इकलौते बेटे को भी नहीं पाल पा रही है? मेरी माँ ने मुझे काम करने के लिए नहीं कहा, मैंने खुद ही काम करने का फैसला लिया है, क्योंकि मैं पैसे कमाकर गांव के बीचों बीच एक घर खरीदना चाहता हूँ। मजदूरों, सुन रहे हो? ये लड़का चाय बेचकर घर खरीदेगा। गांव में जमीन के दाम पता है तुझे? चाय बेचकर घर खरीदने में 7 जन लग जाएंगे। शिवम उस दिन आंखों में आंसू लिए घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने अपनी माँ से कहा, माँ, हीरा ताऊ कह रहे थे कि आप घरों से राशन चुराती हैं। क्या ये बात सच है माँ? नहीं बेटा, ये सरासर झूठ है। मैंने आज तक किसी के घर से कोई सामान नहीं चुराया। अमीर लोगों की ये आदत होती है कि जब भी आटा, चीनी, चाय, दाल कुछ भी खत्म होता है तो वो नौकरों पर ही शक करते हैं, जैसे नौकर राशन चुराकर अपने घर ले जा रहे हो। हीरा सिंह एक नंबर का कंजूस, लोभी और घमंडी आदमी है। तुम फिर कभी उसके खेत में चाय मत बेचने जाना। ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, एक टैंक। ये टैंक तो बिल्कुल असली के युद्ध टैंकों जैसा है। ये कितने का मिला? ये तुम्हें रमन चाचा ने दिया है। मैं किसी दिन तुम्हें रमन चाचा से मिलवाने ले चलूंगी। वो गांव में बहुत कम आते हैं, लेकिन गांव के सबसे अच्छे और ईमानदार आदमी हैं। उनकी शहर में बहुत बड़ी खिलौनों की दुकान है। वो तो ये भी कह चुके हैं कि अगर हम चाहें तो उनके घर रह सकते हैं। मैं ये टैंक नहीं लूंगा माँ। मैं नहीं चाहता कि कोई गांव वाला तुम पर या मुझ पर उंगली उठाए। मैं अपनी मेहनत से कमाकर चीजें खरीदूंगा। गांव से 10 किलोमीटर दूर एक बाजार लगा करती थी, लेकिन बाजार तक पहुंचने के लिए 1 घंटे साइकिल चलानी पड़ती थी। शिवम ने एक पुरानी साइकिल का इंतजाम किया और रोजाना 1 घंटे साइकिल चलाकर बाजार में चाय बेचने जाने लगा। उसने सड़क किनारे चाय बनाना शुरू कर दिया। शिवम की अच्छी कमाई होने लगी, लेकिन रोजाना 20 किलोमीटर साइकिल चलाने के कारण शिवम बहुत थक जाता था। माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अगले दिन शिवम सोकर उठा तो शकुंतला ने उससे कहा, बेटा, बाजार जाने के कारण तुम बहुत थक जाते हो। तुमने स्कूल भी जाना कम कर दिया है, ऐसे में तुम्हारी शिक्षा पूरी नहीं हो पाएगी। माँ, मैंने स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर ली है। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे स्कूल जाए बिना सिर्फ परीक्षा में बैठने की इजाजत दे दी है। मैं टाइम निकालकर पढ़ाई कर लूंगा और परीक्षा दे दूंगा। शिवम ने चाय बेचने के साथ साथ अपना जनरल स्टोर भी शुरू किया। उसने 8 साल लगातार काम किया। शिवम और उसकी माँ ने 4 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए। माँ, हमारे पास अब पर्याप्त रुपए हैं। अब हमें गांव में मकान ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। शकुंतला जिन घरों में काम करती थी, उसने उन घरों में बात की। रिंकू भाई साहब, मैं 4 लाख तक का कोई मकान ढूंढ रही हूँ। क्या आपकी नजर में ऐसा कोई घर है? 4 लाख में कोई मकान नहीं मिलेगा। अब पहले वाला जमाना नहीं रहा कि 3-4 लाख रुपए में मकान मिल जाए। गांव में कोई छोटा मोटा घर खरीदने के लिए भी कम से कम 10 लाख रुपए चाहिए। शकुंतला ने कई जगह बात की, लेकिन किसी ने उसके लिए घर नहीं बताया। अंत में शकुंतला रमन के घर पहुंची। शकुंतला भाभी, मैंने सुना है आप अपने लिए मकान ढूंढ रही हैं। हाँ भैया, ढूंढ तो रही हूँ, लेकिन मेरे पास बस 4 लाख रुपए ही हैं। गांव वाले कह रहे हैं कि इतने रुपए में कोई घर नहीं मिलेगा। हाँ, गांव वालों की बात में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन अगर आप चाहें तो हमारा ये घर 4 लाख में खरीद सकती हैं। लेकिन ये घर तो बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, आपने मेरे परिवार की इतने वर्षों तक सेवा की है, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। मैं अपने परिवार को अब शहर में ही रखूंगा, लेकिन गांव मेरी जन्मभूमि है, तो गांव में कभी कभी साल में 1-2 बार घूमने आता रहूंगा। बस 1-2 दिन के लिए हमें इस घर में जगह दे देना।
ये कैसी बातें कर रहे हैं आप भैया? मैं और मेरा बेटा यहाँ रहेंगे, लेकिन ये घर आपका ही है। आप जब चाहे आ सकते हैं। शकुंतला को 4 लाख रुपए में बड़ा घर मिल गया। शिवम बहुत खुश था। एक दिन जब हीरा सिंह रास्ते से गुजर रहा था तो शिवम ने उससे कहा, हीरा ताऊ, याद है आपने कहा था कि मैं 7 जन्मों में भी गांव में अपना घर नहीं खरीद पाऊंगा। ये देखो, मुझे इसी जन्म में कितना बड़ा घर मिला है। हीरा उस समय जमीन का मुकदमा लड़ने कचहरी जा रहा था। शिवम की बात सुनकर हीरा का खून खौल गया। लड़के, तुझे पता भी है मैं कितने जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। मुझे बीच रास्ते में टोक कर तूने अच्छा नहीं किया। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। उस रात हीरा सोचता रहा कि शिवम को इतना बड़ा घर कैसे मिल गया। अगले दिन प्रधान से कहकर उसने गांव में एक अभियान शुरू करवाया। कुछ सरकारी आदमी शिवम के घर पहुँचे। आप लोग कौन हैं? हम सरकार की तरफ से आए हैं। हम सभी घरों के दस्तावेज चेक कर रहे हैं ताकि अवैध कब्जे वाले मकानों की पहचान की जा सके। तुम इस घर के कागज दिखाओ। आदमी ने दस्तावेज चेक किए। सभी दस्तावेज ठीक थे। मकान शिवम की माँ के नाम पर था। हमने दस्तावेजों की जांच की। मकान शकुंतला के ही नाम पर है। ठीक है, तुम जा सकते हो। वो लड़का रोजाना बाजार जाता है। मैं रास्ते में उसे गुंडों से पिटवाऊंगा और मकान छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसने भी अनजाने में बाहुबली हीरा सिंह से पंगा ले लिया। हीरा ने कुछ गुंडों को पैसे दे दिए। गुंडों ने अगले दिन की पूरी प्लानिंग भी कर ली, लेकिन रात में गांव में एक तूफान आ गया। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले तूफान अक्सर गांव में आया करते थे, लेकिन इस बार बहुत भयानक तूफान आया। गांव के सभी घर ढह गए। हीरा और शिवम के मकान भी नहीं बच पाए। अब बताओ शिवम, क्या कहते हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि फिर से मकान बना लो? मेरे पास बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। अब मैं पहले से भी बड़ा मकान बनाऊंगा। शिवम और शकुंतला फिर से दर दर भटकने लगे। नदी का जल स्तर भी बढ़ा हुआ था, इसीलिए नदी के किनारे का पुराना मकान बह चुका था। माँ, कुछ दिनों के लिए हमें जंगल में शरण लेनी चाहिए। जब वे दोनों जंगल में गए तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत बड़ा टैंक मिला। माँ, ये तो वही टैंक लगता है जो 8 साल पहले आपने मुझे दिया था, लेकिन अब ये बहुत बड़ा हो चुका है। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर गए। टैंक के अंदर 2 कमरे और रसोई मौजूद थे। बेटा, इस टैंक में तो पूरा घर बना हुआ है। हम इसमें रह सकते हैं। शकुंतला और शिवम टैंक के अंदर ही रहने लगे। टैंक को चलाकर कहीं भी ले जाया जा सकता था। गांव के लोग भी कुछ घंटे टैंक के अंदर रहने का अनुभव लेते और शिवम उनसे किराया लिया करता था। गरीब का टैंक घर, ये मेरे नए आलीशान घर से अच्छा नहीं है। हीरा ने बहुत ऊंचा आलीशान मकान बनवाकर खड़ा किया था, लेकिन तूफान दोबारा आ गया और उसका घर फिर से गिर गया। लेकिन शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब कहो हीरा ताऊ, किसका घर ज्यादा मजबूत और टिकाऊ है? हीरा को बहुत क्रोध आया। एक रात उसने कुछ गुंडों को टैंक के पास भेज दिया। शिवम ने टैंक का एक बटन दबाया और टैंक के चारों तरफ से गोलियां निकलनी शुरू हो गई और गुंडे वहां से डरकर भाग गए। अब हम टैंक के करीब कभी नहीं जाएंगे सरकार। उस टैंक से गोलियां निकल रही हैं। लगता है मैं इस तरह उस टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। लोहा ही लोहे को काटेगा। हीरा ने करोड़ों रुपए खर्च करके चीन से एक युद्ध टैंक चोरी छुपे मंगवाया। हीरा ने खुद ही टैंक में बैठकर शिवम के टैंक पर गोले बरसाने के लिए चला गया। उसने हर तरह से शिवम की टैंक पर हमला बोला, लेकिन वो शिवम के टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। माँ,
ये हीरा तो हमारे टैंक को तबाह करने आया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूं क्या। हमारे टैंक में कई बटन हैं, कौन सा बटन दबाऊं? बेटा, ये लाल वाला बटन दबा दो। लाल बटन दबाते ही एक मिसाइल निकली और हीरा का टैंक पूरी तरह से नष्ट हो गया। ठीक ही कहा है, चाइनीज माल तो चाइनीज ही होता है। शिवम, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे टैंक को नष्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मजे से अपने टैंक में अपनी जिंदगी जियो। तूफानों का कोई भरोसा नहीं, मैं अब झोपड़पट्टी बनाकर रहूंगा।